हेलो फ्रेंड, आज का हमारा नया टॉपिक है चारपीट्स जनरल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का ये हमारा जो पेपर थर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके यूनिट 4 का ये नया एक चैप्टर है जो कि मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चारपीट जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, है ना, जो कि हम उसको पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या लैग्रांजे सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इससे सॉल्व करते थे। लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम क्या करते हैं, एक चारपीट जनरल मेथड होती है उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि चारपीट जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे। तो ठीक है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको इसमें भी डेफिनेशन मिल जाएगी, जैसा मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया है। इसमें कुछ थोड़ी डेफिनेशन एक जो साइंटिफिक फॉर्म के अंदर डेफिनेशन होती है वो लिखी है कि जो फर्स्ट ऑर्डर होती है जिसकी पावर है ना, उसका पार्शियल जो डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सॉल्व करने की क्या है, एक मेथड है ना। इसको प्रॉपर जो हिंदी वर्ड है, थोड़े टिपिकल हिंदी वर्ड है कि घात बोले तो पावर, आंशिक अवकल समीकरण यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व करने की व्यापक मेथड बोले तो जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसमें लिखा है कि इस मेथड का यूज़ हम उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं जो कि पिछले अनुच्छेद में वर्णित दैट मीन्स कि जो हमने लैग्रांजे सॉल्यूशन निकाला था, है ना, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंतर्गत ना आती हो। मतलब कि जो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लैग्रांजे या स्टैंडर्ड फॉर्म लगाते थे, उसको सॉल्व करने के लिए, है ना, इसका नहीं यूज़ नहीं करते हैं। तो अब हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि उस मेथड से सॉल्व नहीं हो पाती, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम चारपीट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें दो स्वेच्छ चर आते हैं। स्वेच्छ चर यानी कि डिपेंडेंट कांस्टेंट, है ना, चर यानी कांस्टेंट आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अगर जैसे कि मुझे XYZ कुछ भी फॉर्म के अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक इक्वेशन दी है उसको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर अरैखिक अवकल समीकरण यानी कि प्रथम कोटि का अरैखिक अवकल समीकरण यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो रहती है उस फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद इक्वेशन को क्या करेंगे, हम अपने मन से सपोज करेंगे कि फंक्शन ऑफ XYZ PQ इक्वल टू 0 है। देन हम उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद हम उसके लिए dz dx dy सबकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा चारपीट ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है, उसके अंदर जितनी भी हमारी वैल्यूज़ आएगी उसको हम पुटअप करेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा जनरल फॉर्म है। इसको बेटर आपको समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन में इसमें इंक्लूड करूँगी ताकि आपको चारपीट जनरल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है वो इजीली समझ में आ जाए। ये तो मैंने एक सिंपल सा उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को देखते हैं ताकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी 6 मार्क्स 12 मार्क्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखें तो उसके अंदर मोस्ट प्रॉबेबली कभी ही ऐसा हुआ होगा कि क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया हो। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो इससे रिलेटेड कभी 6 मार्क्स के लिए कभी 12 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारपीट मेथड। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर y इक्वल टू क्यू जेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये गिवन इक्वेशन है, तो स्टेप फर्स्ट के अंदर हम क्या लिख देंगे कि गिवन इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू जेड, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, देन इसको मुझे क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है यानी कि इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन के अंदर जो भी टर्म्स है उसको इक्वल्स टू के उधर ला के वैल्यू में इक्वल्स टू के उधर हमको क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है। तो ये इक्वेशन काय में कन्वर्ट हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो हमने सिंपली सी स्टेप की है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाई क्यू जेड हम इक्वल्स टू के उधर लाए, तो ये पॉजिटिव था, तो वैल्यू इक्वल्स टू के उधर आने पर माइनस क्यू जेड हो गई, इक्वल्स टू में ज़ीरो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। इसको मैंने इक्वल्स टू में एफ बराबर है ना, एफ ऑफ इक्वल्स टू ये मैंने मान लिया है। इसको मैंने स्टेप 2 के अंदर सेकेंड इक्वेशन नाम दे दिया है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, इसको हमको पता है कि जो फंक्शन इसके अंदर हमको ये मान के चलना है कि एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, इन सभी कांस्टेंट के उसमें हमको इन सभी वेरिएबल के इसमें लेके चलना है, एक्स को, वाई को, जेड को, पी को, क्यू को। ठीक है, स्टेप थर्ड में आप ये पॉइंट याद रखें। तो एक बार उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में गिवन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब स्टेप 4 के अंदर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते, अब लेकिन यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आप अगर ये नोट डाउन कर दें या शो कर दें तो बहुत ईजी हो जाता है समझने के लिए भी, और एक स्टेप भी बढ़ जाती है, जबकि मार्किंग लेने के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ लिख देंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पर सिंबल क्या यूज़ करेंगे, डेल। नॉर्मली जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आप डी का यूज़ करते हैं, लेकिन जब यहाँ पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मीन्स अगर जैसे आपने डेल एफ बाई डेल एक्स लिया, तो जो भी इक्वेशन होगी उसके अंदर जिनके साथ x है सिर्फ उसी का डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। ओके, तो एज एन एग्जांपल जब हमने इक्वेशन नंबर 2 का डिफ्रेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है तो इसके डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एज इट इज़ माइनस क्यू जेड, इसमें भी x की कोई टर्म नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, ज़ीरो। दैट मीन्स डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो गया, ज़ीरो। सेम जब मैंने इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमको पता है कि y का डिफ्रेंशिएशन अगर चूँकि जैसे हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स अगर मैं कर रही हूँ x का या y का, जो भी आप सपोज जो भी आप ले लें, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1। अगर यहाँ y आ जाएगा तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। यहाँ z आ जाए, यहाँ z आ जाए, डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। एज इट इज़ जब मैंने y का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका 1 हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस क्यू जेड का क्या हो गया, ज़ीरो। जब मैंने इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो इस वाली टर्म के साथ z की वैल्यू नहीं है तो डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, और z का हो गया 1, तो यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, माइनस का q। p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो हमको पता है कि अगर d बाई डी एक्स की पावर अगर n है तो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाता है। ऐसे ही जब मैंने p स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया तो 2 क्या आ जाएगा आगे, p और एक पावर में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2py, बाकी ये q है, q स्क्वायर y b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे p की कोई टर्म नहीं तो इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, तो यहाँ पे मेरे पास 2py आ जाएगा। ऐसे जब मैंने इसका q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो इस वाली टर्म के साथ q की वैल्यू नहीं है तो ज़ीरो, क्यू स्क्वायर वाई का करूँगी तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि यहाँ पे पावर में क्या है 2, तो 2 आगे आ गया, q, ठीक है, y और एक पावर में से माइनस हो गया, यहाँ पे भी q है माइनस क्यू जेड, तो q का क्या हो गया 1, ओनली क्या बचा z। आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से समझ में आया होगा।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी 11th-12th जो हमारी क्लासेस होती है उसके अंदर हम ऑलरेडी सीख चुके होते हैं, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक नेक्स्ट स्टेप क्या आ गई हमारी, स्टेप नंबर 5। ये इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी जो इक्वेशन होती है हमारी 4-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसका फॉर्म है। मतलब डी पी, डी क्यू, डी जेड, डी एक्स और डी वाई। डी पी के अपॉन में आपको क्या लेना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, आप इसको निकाल भी सकते हैं या फिर इसको एज इट इज़ आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, डी क्यू के अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डी एक्स के अपॉन में माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, डी वाई के अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल क्यू। यहाँ पर जो हमने सारी वैल्यूज़ निकाली है किससे, विद द हेल्प ऑफ स्टेप नंबर 2, मीन्स विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2, वो सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0 थी, डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू माइनस क्यू थी, तो मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। ठीक है, पुट करने के बाद हम ऐसी 2 टर्म्स लेते हैं जिनको डिफ्रेंशिएट करने पर, मतलब जो ऊपर है वही, मतलब कि जैसे ये डी पी अपॉन पी क्यू यहाँ बचा। ठीक है, इस वाली टर्म में डी क्यू अपॉन ये बचा, तो डी पी के अपॉन में भी एज इट इज़ सेम टर्म होनी चाहिए, डी क्यू के अपॉन में सेम टर्म होनी चाहिए। अगर नीचे सेम टर्म नहीं बचती है तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, सेम टर्म बचना चाहिए, ताकि हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर लें। तो ऐसी 2 वैल्यूज़ को आपको आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्लियरली विजिबल है कि जो डी पी है, अगर मैं उसको लूँ, किसके साथ कंपेयर करके लूँ, डी क्यू के साथ, तो मेरे पास ऐसी 2 वैल्यूज़ बच जाएंगी। ठीक है, जो कि ऊपर वाली वैल्यू से एज इट इज़ सेम हो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट 2 टर्म ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट 2 रेशोज़, ठीक है, इन दोनों फर्स्ट 2 रेशोज़ को मैं कंपेयर कर रही हूँ। कंपेयर करने के बाद आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिया डी पी अपॉन में माइनस पी क्यू, यहाँ से लिया डी क्यू, यहाँ पे प्लस का क्यू स्क्वायर था, ये माइनस का क्यू स्क्वायर है जो कि कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, पी स्क्वायर। पी की ये स्क्वायर है, यहाँ पर पी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये वैल्यू इसके डिवाइडेशन में है, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करती हूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, देन ये वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। तो यहाँ पर से मेरे पास डी पी अपॉन माइनस क्यू बच रहा है, यहाँ से डी क्यू अपॉन में पी बच रहा है। ठीक है, तो अब मैंने पी को इक्वल्स टू के उधर भेज दिया और माइनस क्यू को इक्वल्स टू के इधर भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, पी डी पी इक्वल्स टू माइनस क्यू डी क्यू। ठीक है, माइनस क्यू डी क्यू को मैं इक्वल्स टू के इधर लाई तो ये पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू 0। अब हम इस टर्म का क्या करेंगे, ठीक है, जब मैंने यहाँ पर पी डी पी का इंटीग्रेशन किया तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर में एक प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्यू का इंटीग्रेशन किया तो इसकी पावर में एक प्लस हो जाएगा। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमें पता होता है कि ये कांस्टेंट हमेशा यहाँ पर आता है, तो आप इसको भी यहाँ पे शो कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि ए एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो कि हमको इंटीग्रेशन करने के दौरान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या दिया हुआ था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बाय इक्वल टू क्यू जेड। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाई इक्वल टू क्यू जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमको क्या मिला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए, वो वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, पुट कर दिया ए, तो यहाँ पे मिला मुझे ए वाई इक्वल टू क्यू जेड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से q की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैंने q को इक्वल्स टू के इधर रखा और z को इक्वल्स टू के उधर भेज दिया, तो z यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो वो आके यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हम काय की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं पी की। तो जो मेरी इक्वेशन नंबर 3 थी, जो कि इंटीग्रेशन करने से मुझे मिली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने जो हमारा क्यू था उसकी प्लेस पे जो मुझे वैल्यू मिली थी ए वाई अपॉन जेड वो पुट कर दी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये स्टेप भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने क्या करा, पी स्क्वायर ये वैल्यू सारी उठा के इक्वल्स टू के उधर भेजी, तो मुझे यहाँ से काय की वैल्यू मिल जाएगी पी की। अगर मैं स्क्वायर रूट को उधर भेजूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो पी और क्यू की वैल्यू है, ठीक है। अब स्टेप नंबर हमारी 6 क्या होती है कि हम जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पी और क्यू की, वो वैल्यू उठा के हमको डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ये इक्वेशन के अंदर पुट करना होता है। अब यहाँ पे मैं पी की वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की है वो, और जो मैंने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की वो सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बेस में क्या है, जेड है, ठीक है। इन दोनों के अपॉन में जेड है, तो मैंने जेड क्या करा, यहाँ से कॉमन लेके इक्वल्स टू के इधर भेज दिया। तो यहाँ डिवाइड में था, जेड इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो गया, ठीक है। जेड डी जेड। अब ये प्लस वाली वैल्यू को मैं ए वाई डी वाई इसको इक्वल्स टू के इधर भेज दूँ तो ये माइनस में आ जाएगी और ये वैल्यू इसके डिवाइडेशन में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब ये वाली टर्म को इंटीग्रेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो ये हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया कि ए स्क्वायर ए जेड स्क्वायर माइनस ये जो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको मैंने टी स्क्वायर मान लिया, ठीक है। टी स्क्वायर मान लिया। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो 2 आ गया आया, 2a जेड डी जेड, क्योंकि हमको पता है कि d बाय अगर डी एक्स करते हैं एक्स की पावर n का तो क्या हो जाता है n एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इसी स्टेप से हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया तो 2 जो पावर है वो आगे आ जाएगी, ठीक है। एक पावर में से माइनस हो जाएगा। सेम यहाँ पर मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो पावर आगे आ गई, एक पावर में से माइनस हो गया। अगेन मैंने जब y का डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पे dy बचा, फिर टी स्क्वायर का किया तो 2t dt, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन ले सकती हूँ। मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर बचा ए जेड डी जेड ए स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू के उधर 2t dt। अगर ये वाले 2 से ये वाले 2 को कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ पर हमारे पास ए जेड डी जेड बचेगा माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू के उधर टी डी टी, ठीक है। यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं, हमने यहाँ से ए कॉमन लिया। ए यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल्स टू के उधर जाके ये डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हमने यहाँ क्या किया हमने ये जेड डी जेड माइनस ए वाई डी वाई है, इसकी प्लेस में मैं 1/a/t/dt रख सकती हूँ, वो मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। एंड यहाँ पर ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर है ना। अगर मैं स्क्वायर को इक्वल्स टू के इधर भेजूँ तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, दैट मीन्स टी इक्वल्स टू मेरे पास ये वैल्यू और ये, तो यहाँ पर मैंने इसकी प्लेस पे क्या पुट कर दिया, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल्स टू में डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे टी, इस टी से टी कैंसिल हो गया, बचा क्या ओनली डी टी, ठीक है। और ये तो हमारी कांस्टेंट टर्म है तो मैंने इसको इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर रख दिया, ठीक है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टी है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर यहाँ पे होता 1 डी एक्स तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ होता y तो यहाँ पे क्या आ जाता y, यहाँ अगर इंटीग्रेशन में ओनली डी टी होता तो डी टी के साथ कुछ भी वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो ठीक है। यहाँ पे मैंने डी टी का इंटीग्रेशन किया है तो क्या आ जाएगा t, डी एक्स का इंटीग्रेशन किया तो x, और हमें पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आती है तो मैंने कांस्टेंट क्या मान लिया c। बस अगेन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास t की वैल्यू थी क्या थी, अंडर रूट ऑफ ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा
हमें पता है कि टी के इक्वल्स टू में क्या था हमारे पास, ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो यहाँ पर हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। यही क्या हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आगे हम इससे रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो मैं अपलोड करूँगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इस सेशन को यहीं एंड कर दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर उनके भी, वो भी बीएससी परस्यूइंग स्टूडेंट है तो उनको भी काफ़ी हेल्प हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।